गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में और हमें फॉर्मूला मिला था ऊष्मा चालकता गुणांक का K इज इक्वल टू 1/3 mn V बार KB लैम्डा अपॉन R CV, जहाँ पर m है अणुओं का कुल द्रव्यमान, n है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, V बार है अणुओं की माध्य चाल, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो हमें पता है, लैम्डा माध्य मुक्त पथ, स्मॉल cv से हमने रिप्रेजेंट किया एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा को और R गैस कांस्टेंट, ये हमें मिला है। अब हम देखते हैं 1/3 इस m को क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान इंटू टोटल अणुओं की संख्या के बराबर लिखा जा सकता है। स्मॉल n है V बार KB को क्या लिखा जा सकता है, R अपॉन n, ठीक है, R अपॉन n इंटू लैम्डा और स्मॉल CV, नीचे है R, ठीक है। सो n से n कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि K ऊष्मा चालकता गुणांक हमें मिलेगा 1/3 स्मॉल n V बार लैम्डा और स्मॉल CV। ये फॉर्मूला हमें आगे भी काम आने वाला है, ऊष्मा चालकता गुणांक का ये फॉर्म हमें आगे भी काम आएगा, इसलिए हमने इस फॉर्म में इसे लिख लिया है। ये हो गया हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक। अब हमने कल क्या किया था, हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटीज़ आई थी, F स्वतंत्रता की कोटि, V बार जो कि माध्य चाल है और लैम्डा जो कि माध्य मुक्त पथ है। इन तीनों की वैल्यू हमें रखनी थी फॉर्मूला में और हम F की वैल्यू फाइंड आउट करके उसे रख चुके थे। अब हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ रह गई है V बार और लैम्डा, इनको हमें पुट करना है। सो लैम्डा और V बार की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो V बार इज इक्वल टू 8 kBT अपॉन पाई m टू द पावर 1/2 और लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वेयर, एंड डी अणु का व्यास है का मान रखने पर इनका मान हम रखें ऊष्मा चालकता गुणांक K के लिए, तो K की वैल्यू 1/3 स्मॉल n V बार की जगह 8 kBT अपॉन पाई m टू द पावर 1/2 लैम्डा 1/√2 पाई डी स्क्वायर n और स्मॉल CV, ठीक है, ये रख दिया है। इनका मान रखने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं और जो बाकी रह रहा है उसे वैसे का वैसे पुट कर देते हैं। सो 8 जब बाहर आएगा अंडर से तो 2/2 बनेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 स्मॉल m, देखिए स्मॉल n से m कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ऊपर बच रहा है प्लस में 1 पावर है और यहाँ 1/2 नीचे है, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ m ऊपर आ जाएगा, 1/2 रह जाएगी, इसकी पावर m kBT अपॉन पाई की पावर 1/2 ऐसा रह जाएगा और बाहर क्या रह जाएगा 1/पाई डी स्क्वायर जो यहाँ से बच गया था और स्मॉल CV आ गया। सो K की वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हैं वापस, 2/3 पाई डी स्क्वायर तो है ही सही, स्मॉल m को क्या लिखा जा सकता है, m अपॉन n लिखा जा सकता है, KB को R/n लिखा जा सकता है और T/पाई तो ऐसा ही रह जाएगा और इसकी पावर 1/2 और CV को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल CV अपॉन m, एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा है और ये टोटल मोलर विशिष्ट ऊष्मा है जिसको टोटल द्रव्यमान से डिवाइड कर दिया है, तो हमें स्मॉल CV का मान मिल जाएगा। अब K इज इक्वल टू होगा
देखिए यहाँ से 2/3πd² n की पावर यहाँ 2 हो गई, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो n रह जाएगा और अंदर रह जाएगा mRT/π⁴ CV/m। ठीक है, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ हमें यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, एक ये रिजल्ट हमें मिल गया और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m⁻1/2, यानी कि ये देखिए यहाँ ऊपर पावर +1/2 है, नीचे +1 है, यानी कि ये k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया m⁻1/2। एक और रिजल्ट हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब हमने जो पहले रिजल्ट निकाला था शांता गुणांक के लिए वो रिकॉल करना है। शांता गुणांक के लिए हमने क्या रिजल्ट निकाला था, ईटा इज़ प्रोपोर्शनल टू m⁻1/2 और ईटा इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁻1/2। ये दो रिजल्ट हमने निकाले थे। और इसी तरह से द्रव्यमान पर और ताप पर अगर हम ऊष्मा चालकता गुणांक की निर्भरता देखें तो इस तरह की निर्भरता आई कि k इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁻½ यानी कि ताप के वर्गमूल के समानुपाती हैं और यहाँ पर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये हमने निकाल लिया ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए। अब हमारा एक और फिनोमेना रह गया है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में, जो कि है विसरण। विसरण के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था शुरू में ही जब हमने तीनों फिनोमेना की बात की थी। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन कोई डिफरेंट डेरिवेशन नहीं है, जैसे हमने शांता के लिए किया और ऊष्मा चालकता के लिए किया, ठीक उसी तरह का डेरिवेशन विसरण के लिए भी है। तो उसे हमें बहुत ही डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट शॉर्ट में बात करेंगे उस विसरण के लिए जो डेरिवेशन है और विसरण गुणांक निकालेंगे। जिस तरह से शांता गुणांक और ऊष्मा चालकता गुणांक हमने निकाला है। विसरण, डिफ्यूजन, तो जिस तरह से हमने पिछले दो टॉपिक में लिया है कि गैस को परतों के रूप में हमने माना है। ठीक है, ये परतें हैं, गैस को परतों के रूप में माना है, जहाँ पर तीन परतें P, Q, R पर हमने विचार करना है। सो Q परत, इन सभी परतों के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा माध्यमुक्त पथ के बराबर है। ये 0 है, ये Z डायरेक्शन है। तो Q परत की दूरी मान लीजिए Z है, यहाँ से Q परत की दूरी Z है, तो R परत की दूरी Z माइनस लैम्डा हो जाएगी और P परत की दूरी Z प्लस लैम्डा हो जाएगी। अब विसरण में हम क्या बात करते हैं कि सांद्रता में डिफरेंस होता है। सांद्रता में डिफरेंस होता है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस का फ्लो होता है, गैस का प्रवाह होता है और सब जगह एक तरह की सांद्रता रह जाती है जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो इसी तरह से इन गैस की परतों में भी हम मानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं सांद्रता का मान बढ़ता है। सांद्रता का मतलब क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को सांद्रता कहा जाएगा। तो मान लीजिए Q परत की सांद्रता n है। क्या मान लिया, Q परत की सांद्रता n है। इसे लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले वाले दो डेरिवेशंस में लिखा है, तो उसी तरह के लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो इसमें जस्ट हम सांद्रता की बात कर रहे हैं, तो Q परत की सांद्रता n मान ली है, तो सांद्रण प्रवणता, सांद्रण प्रवणता जो कि Z डायरेक्शन में होगी, Z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाने पर सांद्रता बढ़ रही है, सो सांद्रण प्रवणता होगी del n/del Z। ठीक है, तो P परत की सांद्रता डेफिनेटली Q परत से ज़्यादा होगी, यानी कि n में कुछ प्लस किया जाएगा, लैम्डा del n/del Z।
इसी तरह से आर परत की सांद्रता कुछ कम होगी तो n से माइनस किया जाएगा लैम्डा डेल n अपॉन डेल z। ये इस तरह से हमें सांद्रता मिल गई है। अब सांद्रता की पूर्ति करने के लिए, कमी की पूर्ति करने के लिए, मतलब साम्यावस्था स्थापित करने के लिए ऊपर से अणु नीचे की तरफ आते हैं और नीचे से अणु ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सांद्रता की कमी नीचे है तो सांद्रता की कमी को पूरा करने के लिए सारे के सारे अणु नीचे ही आएंगे, नहीं। अणुओं की गति कैसी होती है, गैस में यादृच्छिक गति होती है। तो इसका मतलब ये है सांद्रता की कमी की पूर्ति तो होगी लेकिन अणु कहीं भी गति कर सकता है, यादृच्छिक गति होती है अणु की। यानी कि कुछ अणु P परत से Q परत में आएंगे और कुछ अणु R परत से Q परत में जाएंगे, ठीक है। अब कितने अणु जाएंगे ये भी हमने पहले ही बात की थी। हमने देखा था कि 1/6 n v बार अणु, पिछले 2 डेरिवेशंस में हमने देखा कि 1/6 n v बार अणु जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल को प्रति एकांक समय में पार करते हैं, ठीक है। Q परत के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 n v बार थी, लेकिन वहाँ पर क्या था, सांद्रता n का मान फिक्स था, लेकिन यहाँ पर सांद्रता में ही डिफरेंस है। तो ऊपर से आने वाले अणुओं के लिए तो सांद्रता क्या ली जाएगी, n प्लस लेमडा डेल n अपॉन डेल z ली जाएगी, और नीचे से ऊपर जाने वाले अणुओं के लिए सांद्रता क्या ली जाएगी, n माइनस लेमडा डेल n अपॉन डेल z ली जाएगी। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं लैंग्वेज में। सो Q परत के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में नीचे की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या, क्या होगी, 1/6 n v बार थी, n क्या हो जाएगा यहाँ पर, n प्लस लेमडा डेल n अपॉन डेल z हो जाएगा, और ये v बार जो कि माध्य चाल है। इसी तरह से Q परत को नीचे की ओर, ये नीचे की ओर पार किया, अब ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/6 n माइनस लेमडा डेल n अपॉन डेल z v बार हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल कुल कितने अणु Q परत को पार कर रहे हैं, कुछ अणु नीचे की ओर आ रहे हैं, कुछ अणु ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो z डायरेक्शन में टोटल संख्या फ्लक्स घनत्व क्या होगा, z डायरेक्शन में, z दिशा में संख्या फ्लक्स घनत्व, संख्या फ्लक्स घनत्व जिसे Jn से रिप्रेजेंट करें अगर, ठीक है, तो z डायरेक्शन में है तो ये ऊपर की ओर जाने वाले अणुओं की संख्या के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि 1/6 n माइनस लेमडा डेल n अपॉन डेल z v बार, और ये वाला माइनस में आएगा, माइनस 1/6 n प्लस लेमडा डेल n अपॉन डेल z v बार आ गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करें तो Jn मुझे मिलेगा माइनस 1/3 लेमडा v बार डेल n ओवर डेल z। इसको जब सॉल्व करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब डेरिवेशन बिल्कुल ही सेम है, बस हमें कॉन्सेप्ट का ये ध्यान रखना है कि विसरण का कॉन्सेप्ट किसके आधार पर है,
सांद्रता में डिफरेंस के आधार पर विसरण का कॉन्सेप्ट आया है। ऊष्मा चालकता का कॉन्सेप्ट किसके आधार पर आया है? ताप में डिफरेंस के आधार पर आया है। और शांता किसके ठीक है, ये सब हमने देखा। अब हम इसको देखते हैं जे एन। ये यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे मैंने डी का नाम लिया है। ठीक है, डी माइनस डी डेल एन ओवर डेल जेड। यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या है? 1/3 लैम्डा वी बार है, जिसे नाम देते हैं हम विसरण गुणांक। विसरण गुणांक का नाम देते हैं। जिस तरह से हमने देखा शांता गुणांक और ऊष्मा चालकता गुणांक की निर्भरता अणुओं के कुल द्रव्यमान और ताप पर किस प्रकार से आई थी, उसी तरह से हमें इसकी भी निर्भरता देखनी है। तो इसके लिए हम लैम्डा और वी बार की वैल्यू पुट करते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी डेरिवेशन में, क्योंकि ये इस तरह का डेरिवेशन हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस में देख लिया है, तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होगी। यहाँ पर d की वैल्यू आई है 1/3 लैम्डा वी बार, जहाँ पर लैम्डा और वी बार का मान रखना है। सो d विल बी इक्वल टू 1/3 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन, और वी बार हो गए 8 kBt अपॉन पाई m टू द पावर 1/2। सो यहाँ पर d इज इक्वल टू 1/, देखिए ये 8 को बाहर निकालूंगी, सेम वही बात हो गई, तो 2/3 रह जाएगा, 1/πd स्क्वायर हो जाएगा। इस n को क्या लिखा जा सकता है? इस n को लिखा जा सकता है रो इज इक्वल टू एम एन। हमने, आपको याद हो तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था, रो इज इक्वल टू एम एन देखा था। रो क्या है? घनत्व है। सो n को रिप्लेस करके मैं लिख सकती हूँ रो अपॉन m, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 8 kBt, 8 तो बाहर निकल ही गया है, kb को कांस्टेंट लिख देते हैं r/n। t यहाँ पर ऐसा ही है, स्मॉल m को क्या लिखा जा सकता है? m/n लिखा जा सकता है, इसकी पावर 1/2 हो गई है। n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस स्मॉल m को भी लिखा जा सकता है m/n, 2/3 पाई डी स्क्वायर। स्मॉल m को लिखेंगे कैपिटल M/n रो r t ओवर m टू द पावर 1/2। यहाँ से हम देखते हैं d इज़ प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर, यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर नीचे है 1/2, यानी कि m टू द पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और यहाँ से d इज़ प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रो पर भी डिपेंडेंस है d की, और हमें पता है कि रो इज़ प्रोपोर्शनल टू t इनवर्स, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है पदार्थ का घनत्व कम होता जाता है। तो रो इज़ प्रोपोर्शनल टू t इनवर्स है, तो यहाँ से d विल बी प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। तो अणुओं के द्रव्यमान और ताप पर किस तरह की निर्भरता हुई? m टू द पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है d, और t टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। एक बार इस जो भी हमें तीनों रिजल्ट प्राप्त हुए हैं तीनों फिनोमिनास के लिए, उनको देख लेते हैं। सो ईटा के लिए हमें किस तरह का मिला है? ईटा इज़ प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1/2, k is proportional to m to the power minus 1/2 and d is proportional to m to the power 1/2। Similarly, ताप पर किस तरह की डिपेंडेंस आई है? ईटा इज प्रोपोर्शनल टू t to the power half, k is proportional to t to the power half
एंड D इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 3/2। ये तीनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों रिजल्ट्स को हमें याद रखना है। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं। ये जो 3 गुणांक हमें मिले हैं, शांता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक और विसरण गुणांक, इन तीनों में किस तरह का रिलेशन है। देखिए, ईटा के और डी में संबंध, देखिए ईटा की वैल्यू क्या आई थी, ईटा हमें मिला था 1/3 mn v लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। के ऊष्मा चालकता गुणांक हमें मिला 1/3 mn v लैम्डा और स्मॉल cv एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा, और डी हमें मिला 1/3 लैम्डा v मिला, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों में रिलेशन देखते हैं। सो इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, ईटा अपॉन के, ईटा अपॉन के 1 स्मॉल cv, और स्मॉल cv को लिखा जा सकता है कैपिटल CV अपॉन m, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, Km अपॉन ईटा CV इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हर तरह की गैस के लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकली हमने देखा कि हर एक तरह की गैस के लिए Km अपॉन ईटा CV की वैल्यू 1 आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसे देखा गया तो ऐसा नहीं मिला। K से बहुत डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिली है, किसी के लिए 2.5 मिल गई, किसी के लिए 3.2 मिल गई, किसी के लिए 2.9 मिल गई। इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ जो कि 1 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इस तरह की वैल्यूज़ हमें मिली प्रैक्टिकली देखने पर। सो ये हुआ क्यों है, ये इस तरह से हुआ है कि एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस और त्रिपरमाणु गैस, डिफरेंट गैसेस में स्वतंत्रता की कोटियाँ अलग अलग हो जाती है। मेनली जो द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु गैसेस होती हैं उनमें आंतरिक स्वतंत्रता की कोटियाँ भी मिलती है, जो कि घूर्णन गति की वजह से और कंपन की वजह से मिल जाती है, ठीक है। उनकी वजह से ये Km अपॉन ईटा CV की वैल्यू 1 ना मिलकर 1 से बहुत डिफरेंट मिलती हैं। ये तो हुआ एक रिलेशन। एक और रिलेशन है कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 3 से, ईटा अपॉन डी, ईटा अपॉन डी मिलता है Mn के इक्वल, Mn के इक्वल मिलता है, और Mn को क्या लिखा जा सकता है, रो लिखा जा सकता है, यानी कि रो डी अपॉन ईटा की वैल्यू मिलती है 1। यानी कि किसी भी गैस के लिए रो डी अपॉन ईटा की वैल्यू फिक्स होगी और वो फिक्स वैल्यू होगी 1। और जब प्रैक्टिकली इसे देखा गया तो ये वैल्यू नियर अबाउट 1 मिली, किसी के लिए 1.33, किसी के लिए 1.43, सो नियर अबाउट 1 मिली। इसीलिए ये सिद्धांत जो है बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।